हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य में हम बिहार के वनों के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी स्थान का वन जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वहाँ के जलवायु पे निर्भर करता है कि वहाँ के पेड़ पौधे और वन किस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो हमें पता है, अगर आप लोग हमारा जलवायु वाला, बिहार के जलवायु वाला क्लास देखा होगा तो आप लोग उसमें समझे होंगे कि जो बिहार की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या होता है कि गर्मी और सर्दी का जो मौसम है वो सामान्य तरीके से एक समान होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गर्मी और सर्दी का मौसम जब सामान्य होगा, कहने का मतलब कि दोनों की अवधि बराबर होगी, तो वहाँ पे मौसम जब गर्मी से सर्दी के बीच में जब ट्रांसफ़र होगी तो उस बीच में एक मौसम आएगा बरसात की, वर्षा का मौसम आएगा। तो वर्षा में क्या होगा कि वहाँ पे वर्षा भी पर्याप्त होगा। कहने का मतलब कि सर्दी और गर्मी जब बराबर पड़ेगी तो वहाँ पे जो वर्षा का सीजन होगा, जो वर्षा का मौसम होगा, वर्षा उसमें अधिक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इतना औसतन वर्षा होगा कि वहाँ के वन और भी खेती या कृषि के माध्यम से वहाँ पे जो वर्षा होगी वो पर्याप्त होगी। जैसे हम देखते हैं, हमें पता है कि हमारे बिहार का जो जलवायु है, बिहार का अगर जलवायु की बात करें तो वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण कटिबंधीय जहाँ जहाँ ऐसी जलवायु होती हैं उन जलवायु में क्या होता है कि गर्मी एवं सर्दी का जो मौसम होता है वह दोनों का अनुपातन सामान्य होता है, बराबर होता है। जब गर्मी और सर्दी का मौसम अनुपातन बराबर हो तो वैसे स्थिति में जो वर्षा का मौसम होगा, जो वहाँ पे वर्षा होगी, वह क्या होगी? वो भी औसतन पर्याप्त उतनी वर्षा होगी जितनी की हमें आवश्यकता है। कहने का मतलब कि वहाँ वर्षा ठीक ठाक अच्छा वर्षा होगा। अगर इसमें देखा जाए, गर्मी के हिसाब से देखा जाए कि गर्मी के समय और सर्दी के समय अगर इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो जब हमारा वर्षा है वो पर्याप्त हो रहा है, तो हमने पढ़ा होगा जलवायु की क्लास में कि बिहार में जो वर्षा औसतन होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 100 सेंटीमीटर भी वर्षा अच्छा माना जाता है, पर्याप्त अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 112 सेंटीमीटर है, औसतन माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ जो बिहार में जो वन्य होंगे उन वन का प्रकार कैसा होगा? उन वन्य का प्रकार दो तरीके का होगा। एक होगा आपका पर्णपाती, पर्णपाती वन होगा, और एक होगा शुष्क वन होगा। ठीक है, दो तरीके का वन होगा हमारे यहाँ, पर्णपाती वन और शुष्क वन। जो पर्णपाती वन होंगे उनमें के कौन कौन से पेड़ होंगे? उसमें होंगे साल, शीशम, सागवान, महुआ, आबूस, ये जितने सारे हैं वो सब पर्णपाती में होंगे। वो सब जो पेड़ होंगे वो पर्णपाती में होंगे। और पर्णपाती पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं कि आपके सर्दी का जब मौसम आएगा उस समय क्या होता है कि इनकी पत्तियां गिर गई रहती हैं। सर्दी यानी कि जब शुष्क हो जाएगा, यानी कि मौसम जब शुष्क हो जाएगा तो इनकी पत्तियां गिर जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि गर्मी का जैसे मौसम आने लगेगा तो क्या होगा कि वो जो पत्तियां हैं बिल्कुल गिर चुकी होती हैं, और जैसे हमारे यहाँ बसंत ऋतु का मौसम आता है उनमें फिर से पत्तियों का लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय मौसम हमारा ना ही ठंडी का ज़्यादा समय होता है, ना ही गर्मी का ज़्यादा समय होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ पत्तियां लगना शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दो तरीके के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन और शुष्क वन। ठीक है, शुष्क वन में क्या होता है कि सेम वही चीज़, सर्दियों में जो है इसमें आपका पत्तियों का गिरना शुरू हो जाएगा, बसंत ऋतु में जो है पत्तियां लगने शुरू हो जाएंगे, और फिर से गर्मी जैसे जैसे आएगी उसके बाद धीरे 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 सर्दियों में फिर वही सिचुएशन होगी कि पत्ते फिर से गिर जाएंगे शुष्क जब मौसम होंगे। यानी कि
आपको सीधा समझना है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में गर्मी और सर्दी का मौसम सामान्य होता है, जिसके कारण वर्षा भी वहाँ पे सामान्य होती है। और सामान्य वर्षण वाले क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए जो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वो सामान्य होंगे, कम नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे और अच्छे होंगे। देखिए, और ये जो वन होंगे वो आपके जो अमेजन के जंगल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा डेंस इस मौसम के जो पेड़ पौधे होंगे उसमें नहीं होगी, लेकिन सदाबहार वन के तरह ही होंगे, लेकिन उतनी डेंसिटी इनमें नहीं होगी, कम घनत्व वाले होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि जो हमारा बिहार है, बिहार में जो वन क्षेत्र है, यानी कि हमारे बिहार का अगर कुल क्षेत्रफल लिया जाए, कुल क्षेत्रफल लिया जाए तो कुल क्षेत्रफल का 7.84% ही वन है बिहार में। यानी कि अगर इसका हम कुल क्षेत्रफल 100 मानते हैं तो 100 में से मात्र 7.84% क्षेत्र पर ही क्या है, वन है और आपका अभयारण्य है। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वन्य अभयारण्य, सबसे ज़्यादा वन का जो है, सबसे ज़्यादा वन अनावरण क्षेत्र, यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा कैमूर जिले में। कहाँ पे है, कैमूर में जो है वन अनावरण क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, अगर कम की बात करें कि कम, सबसे ज़्यादा कम वन अनावरण क्षेत्र की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा वन का अगर क्षेत्रफल है, यानी कि ज़्यादा जगहों पे अगर वन किसी जिले में पाया जाता है तो कैमूर में, और कम है जो शिवहर में है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ जान लिया कि जहाँ पे मौसम शुष्क होगा किस तरीके के जलवायु होगी। ठीक है, हमारे बिहार में टोटल मुख्यतः 12 वन्य जीव अभयारण्य, 12 वन्य जीव अभयारण्य है। और जो ये उष्णकटिबंधीय जो जलवायु के जो पेड़ पौधे होते हैं वो शुष्क और पर्णपाती होते हैं। और ऐसे ही सेम पेड़ जो है, वन्य जो है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में आपको पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय, असम के तरफ पाए जाते हैं सेम जलवायु वाले पेड़ पौधे वन्य, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पे पाए जाते हैं। हिमालय के अगर हिमालयी क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल के और नीचे वाले क्षेत्रों में ऐसे वन की उपस्थिति पाई जाती है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। और हमारे यहाँ पूछा जाए कि मुख्यतः मेन जोन कहाँ है जिस प्रकार की इस तरीके की पर्णपाती वन और शुष्क वन जो पाया जाता है, तो पटना के आसपास वाले इलाके में, पटना के आसपास वाले इलाके में ऐसे वन के और पेड़ पौधों की जो संख्या है वो पटना के आसपास में है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, उसके बाद हम सभी वन्य जीव अभयारण्य को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ बिहार में एक टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य के अंदर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक ही है आपका पश्चिम चंपारण में ये पड़ता है टाइगर रिजर्व। इसको राष्ट्रीय उद्यान कहें या राष्ट्रीय पार्क कहें, उसी के अंदर ये है वाल्मीकि टाइगर उद्यान। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्क का तो पहला लेते हैं हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय, इसको पार्क कहिए या उद्यान कहिए, एक ही बात है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है पश्चिम चंपारण। ये प से पश्चिम, पूरब रहता तो नीचे ऐसे पू वाला तारकुन रहता। ठीक है, पश्चिम चंपारण में है। और इसी के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए एक वहाँ पे रिजर्व एरिया किया गया है इस राष्ट्रीय पार्क में, जिसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे बिहार में कौन सा, तो एक ही है, यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिंगल है, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, ये आपका। इसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में पड़ता है और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर दूसरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको मुख्यतः मेन क्षेत्र जो है कैमूर में पड़ता है और कुछ भाग जो है रोहतास जिला में, रोहतास में पड़ता है कुछ, लेकिन मेन जो है मुख्य जो है वो कैमूर जिले में पड़ता है। और इसका खासियत क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। इस बड़ा होने की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। देखिए इस क्लास को करने के बाद आपका कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर तो किसी भी एग्जाम में यहाँ से आता ही है, बिना इसके पेपर का एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, बिना इसके क्वेश्चन का कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, बिहार का तो आपने देख लिया सबसे बड़ा होता है। उसके बाद एक है नागी और नकटी, दो है आपका ये जमुई में। बिहार का सबसे छोटा है नागी जो है वो सबसे छोटा है। 3 नंबर लेते हैं, नागी पक्षी, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों के लिए है ये अभ्यारण्य, जिसको वन्य जीव, यानी कि इसमें जहाँ पे जीव निवास करेंगे वो वन्य जीव का अभ्यारण्य होता है। अभ्यारण्य कहने का मतलब उनके रहने का स्थान, जहाँ पे पेड़ हो, पौधे हो, तालाब हो, पानी हो, वैसे क्षेत्रों को हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं, जहाँ पे जीव जंतुओं का निवास होता है परमानेंटली। तो नागी जो बांध पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका जमुई में है। ठीक है, कहाँ पे है, जमुई। और बिहार का सबसे छोटा है, कैसा है, बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखना है, सबसे बड़ा कैमूर, सबसे छोटा नागी। इसी में एक आता है नकटी करके भी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी के साथ आता है नकटी। नागी और नकटी दोनों अलग अलग है, दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है नागी नकटी, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है हमेशा। कैमूर में 2 है नागी, जमुई में 2 है नागी और नकटी। नागी जो है बिहार का सबसे छोटा आपका पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा कैमूर है। नेक्स्ट है हम लोग का गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गया में है। 4 नंबर लेते हैं, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गया जी में है। गया का नाम अब गया जी हो गया है, ठीक है, गया जी में है। और गया जी में आप देखेंगे और ये मेन यही है और कुछ नहीं है। कांवर झील बेगूसराय में है, रामसर साइट, यानी पहला कांवर झील जो है बेगूसराय में। 5 नंबर देखिए, कांवर झील, कांवर झील जीव अभ्यारण्य से अभ्यारण्य कह सकते हैं, एक ही बात है, अभ्यारण्य। ये जो है आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय में है, बेगूसराय जिला है बिहार का, वहीं पे है। और बिहार का प्रथम, ये इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से है, बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है, रामसर साइट, इसलिए यह और इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर याद रखेंगे। कांवर झील अभ्यारण्य जो है बेगूसराय में है, बिहार का पहला रामसर साइट है। बिहार में 3 गो रामसर साइट है, जिसमें से कि पहला ये वाला है, कांवर झील है। इसके बाद है राजगीर का वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे कि नालंदा में है राजगीर वाला वन्य जीव अभ्यारण्य, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नालंदा में,
कहाँ पे है? नालंदा में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। राजगीर के बाद उदयपुर है, रजौली है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, यहीं लिख देते हैं 7 उदयपुर। ये वन्य जीव अभयारण्य ही है। ठीक है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में है उदयपुर। उदयपुर के बाद है आपका एक रजौली है, नवादा में आता है, 7 8 रजौली। जो देखिए इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं, वही पढ़ना है। इसके अलावा बिहार के पेपरों के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है वन्य जीव अभयारण्य में। उसको समझते हुए, किताब में तो ऐसे लिखा हुआ है लाइन से पढ़ लेंगे, लेकिन उसका विशेषता नीचे है जो जिसको हमें जानना है। ठीक है, तो उदयपुर जो है पश्चिमी चंपारण, रजौली जो है नवादा में है। ये सब क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। इसके आगे सिर्फ लिखे नहीं है, लेकिन ये वन्य जीव अभयारण्य है। उदयपुर नाम से ही है, नाम से पता चलता है उदयपुर राजस्थान में होगा, नहीं, ये पश्चिमी चंपारण में है, रजौली नवादा में है। इसके बाद 8 नंबर है हमारा, 8 हो गया। 9वां है हमारा विक्रमशिला डॉल्फिन, ये भागलपुर में है। इसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं। ठीक, विक्रमशिला भागलपुर में है। ये आज की क्लास में जितना हम आपको वन्य जीव अभयारण्य करा रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको आप एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं सबको, तो बिहार के किसी भी पेपर में, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, टीचर का पेपर हो, सब में यहाँ से 2 नंबर तो आना है मैक्सिमम, नहीं तो 1 नंबर तो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगा। 8 हुआ था, 9 नंबर विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये आपका भागलपुर में है। कहाँ पे? भागलपुर में है। और ये भागलपुर के साथ साथ देखिए, विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभयारण्य है, ये आपका भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। ठीक है, इसके बाद ही कहीं बना होगा, लेकिन भारत में अगर पहला डॉल्फिन अभयारण्य कोई पूछेगा तो वो अपने यहाँ बिहार में ही है। कहाँ पे है? बिहार में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य। यहाँ पे भारत का फर्स्ट डॉल्फिन अभयारण्य है। ये क्या है? पहला, इसके बाद ही कहीं बना होगा, यानी कि फर्स्ट जो बना है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, जहाँ पे डॉल्फिन को जो है उसका देख रेख रख रखाव और उसके संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए, यानी कि आगे आने वाले समय में इसकी धरोहर को, विरासत को बचाने के लिए इस डॉल्फिन अभयारण्य को शुरू किया गया है भागलपुर में। भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है जो कि भागलपुर में बन रहा है। और अगर पूछा जाए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है, याद रखना है। दोनों में अलग अलग है, यानी कि डॉल्फिन अभयारण्य पूछे तो भागलपुर कहना है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर पूछा जाए तो वह कहाँ पे है? पटना में है। और डॉल्फिन का जो क्या नाम है, दिवस मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस जो मनाते हैं वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस जो मनाते हैं वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना है, इसलिए आज से ये तीनों इम्पोर्टेंट है। विक्रमशिला डॉल्फिन, डॉल्फिन रिसर्च पटना, और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, तीनों भी आई है। और याद रखना है हमेशा, किसी न किसी पेपर में तीनों में से कुछ भी पूछ लेता है, एकदम पक्का है कि पूछता ही पूछता है। आप पिछले पेपरों को उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बरैला सलीम अली पक्षी। 10 नंबर बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है, ये कहाँ पे है? वैशाली जिला में। कहाँ पे?
वैशाली जिला में है। और इसकी विशेषता कुछ खास नहीं है, बस वही पक्षी अभयारण्य है, लेकिन कई पेपरों में पूछ चुका है इसको, इसलिए इसको लिखवाना जरूरी है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये अभी तक चर्चा में नहीं था, लेकिन जब से पेपरों में आया है यह चर्चा में आने लगा है। गोगाबिल तो आपको पता है कटिहार में है, ये भी बार बार पूछता है। 10-11 गोगाबिल, गोगाबिल जो है ये क्या है आपका गोगाबिल, गोगाबिल ये भी पक्षी अभयारण्य ही है। क्या है? पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य ये कहाँ पे है? कटिहार में है। कहाँ पे? कटिहार में। तो आप 10 देख लिए, 11 देख लिए, उसके बाद क्या बच रहा है गोगाबिल के बाद? हाँ, एक अपना सबसे पुराना संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में है। देखिए ये सब जो चिड़ियाघर है संजय गांधी जैविक उद्यान, उस चिड़ियाघर के अंदर है ये, उसी का कंप्लीट नाम दिया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये स्पेशली बना था गेंडों के संरक्षण के लिए। किसके लिए बना था? गेंडा का संरक्षण के लिए, यानी कि उनका देखभाल, प्रजनन और गेंडों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये बना हुआ था। एशिया में सबसे बड़ा है ये, और विश्व में देखा जाए तो 2 नंबर पे आता है ये संजय गांधी जैविक उद्यान गेंडों का संरक्षण के लिए। यानी कि एशिया में प्रथम, इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, एशिया में फर्स्ट है ये, गेंडा संरक्षण में ये पहला है, और विश्व में दूसरा है। विश्व में बात करेंगे तो सेकंड जैविक उद्यान है ये हमारा संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कहाँ पे है? पटना में है, जिसको हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, पटना में है। ठीक है, तो एशिया में पहला है और विश्व में दूसरा है ये। यहाँ और कुछ नहीं है, गेंडों के संरक्षण के लिए, ये गेंडों के लिए ही पहले बनाया गया था। धीरे धीरे और जानवरों को उसमें रखा जाने लगा, चिड़ियाघर के नाम से, जू हाउस के नाम से, और वहाँ पे और भी जानवरों को रखा जाने लगा, और जिससे क्या होता है वहाँ पे एक पर्यटक स्थल बन गया। ठीक है, इसी के अंदर एक हमारा गार्डन है जो कि जैविक गार्डन है। ठीक है, आप गेट से जैसे घुसेंगे उसके राइट साइड में देखेंगे एक जैविक गार्डन है, जैविक गार्डन है। इस जैविक गार्डन में क्या है कि जितनी प्रकार की औषधि जो बनती है, औषधि आज के डेट में भी जो भी औषधियाँ बनती हैं, दवाइयाँ, वो इन्हीं पौधों के ऑसेंस को लिया जाता है, उनके जीन्स को, उनके रस को लिया जाता है, और उनसे जो उपयोगी होते हैं उन्हीं का यूज करके दवाई को बनाई जाती है। ठीक है, तो जैविक गार्डन गेट से जैसे इंटर करेंगे राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे है संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर। एक और है आपका, लास्ट है जू सफारी। एक नया जू सफारी जो है हमारे राजगीर में खुला है, 11-12 जू सफारी। ठीक है, ये जू सफारी कहाँ पे है? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर। राजगीर के अंदर जो है ये जू सफारी जब ओपन हुआ था तो कुछ कुछ सालों पे जो है वहाँ के टाइगर का रिपोर्ट लिया जा रहा था, संख्या की गिनती की जा रही थी कि 10 में कितना है, 18 में कितना है, और आपका 22 में कितना है। तो 2010 में बाघों की जो संख्या थी वो थी 8 थी। कितनी थी? 8। उसके बाद 2013 में ये बढ़ के हो गई, ना सॉरी 18, 2018 में बढ़ के हो गया था 8 के बाद 31 बाघ हुए थे, और 2022 में लास्ट इसका गणना किया गया है। अभी तक नहीं किया गया है, किया गया होगा लेकिन रिपोर्ट में नहीं आया है। तो ये अभी फिलहाल 54 वहाँ पे बाघों की संख्या हो गई है। 2010 में 8 थी, 2018 में 31 थी, 2022 में 54 हो गई है। जू सफारी राजगीर में बाघों की संख्या, ये किसकी संख्या है? टाइगर की संख्या है। टाइगर्स की नंबर्स हैं कि कितने हैं, पहले कितने थे जब शुरू हुआ था, और 18 में कितने हैं, और 22 में कितने हैं। तो ये हमारा जू सफारी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सभी को लिखवा दिया है, उसी को पढ़ना है वन्य जीव अभयारण्य को, इन्हीं में से आता है, और जिनका जिनका जो मैंने विशेषता बताया है उसको याद रखना है। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है, वन्य और वन्य जीव अभयारण्य का, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे इसी तरीके का बेहतर क्लास।